हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 5 को। जैसे कि आपने देखा कि यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 के बीच में जितने भी टॉपिक आते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, उसको हमने वन बाय वन बिल्कुल ही डीपली तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा है। सेम उसी तरीके से यूनिट 5 को भी हम स्टार्ट करेंगे, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। साथ ही अगर आपको वीडियो सही लगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास विदाउट एनी फर्दर डिले। तो फर्स्टली आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले क्या है कि किसी भी यूनिट को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं, कौन से कॉन्सेप्ट होने वाले हैं। मीन्स आपको पता होना चाहिए कि हम किन चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन से दिखाई दे रहा है कि यूनिट 5 के अंदर कुछ स्ट्रक्चर बने हुए हैं चैप्टर के बारे में। कि फर्स्टली हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव कि ये जो हमारा टॉपिक है इसमें इसका क्या उद्देश्य है। फिर पढ़ेंगे हम डाइवर्सिटी एट वर्क प्लेस। इसको मैं अभी आपको समझा नहीं रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ कि किस तरीके से ये सारे कॉन्सेप्ट हम इसको समझने वाले हैं अपनी क्लास के थ्रू। अब देखो, एक क्लास में सभी चीज़ों को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक क्लास में कवर तभी हो पाता है जब मैं बिल्कुल बस थोड़ा थोड़ा करके आपको एक्सप्लेन करूँ। बट आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, मैं थोड़ा डीपली तरीके से बताती हूँ आपको, हमारे नॉर्मल लाइफ से रिलेट करते हुए सिंपल तरीके से। तो उससे क्या हो जाता है ना, वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाता है। तो अब एक ही साथ में ऐसा तो नहीं कि कई हावर्स की वीडियो बना दूँ, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो इस वजह से क्या है कि वीडियो को पार्ट्स के थ्रू हम डिवाइड कर लेंगे और सारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे तरीके से, डीपली तरीके से समझने वाले हैं। तो स्क्रीन पर फर्स्टली आप देख लो कि ये सारे टॉपिक है जिसको हम अपनी वन बाय वन सभी क्लासों में कवर कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 क्लास लेंगे, उसमें हम सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे। ज़्यादा लेंथी आपका यूनिट नहीं है। तो सबसे फर्स्ट देखो, ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो आपका मैनेजमेंट का टॉपिक है उसमें उसका क्या उद्देश्य है, या इस लेसन के थ्रू हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है इन दिस लेसन कि इस क्लास में हम वी एम टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सम कंटेम्प्रेरी टॉपिक रिलेटिव इन द करंट टाइम्स। कि इस वाले यूनिट में या इस वाले लेसन में हम पढ़ने वाले हैं कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ टॉपिक है जो कि हमारे करंट टाइम से रिलेट करते हैं, मतलब उनसे उनका रिलेशन है, संबंध है। तो इस वाले टॉपिक को हम कवर करेंगे। साथ ही साथ अलोंग विद डिस्कसिंग द मीनिंग, के साथ ही साथ इसके मीनिंग को देखेंगे। वी ऑल्सो टॉक ऑफ एडवांटेजेस, किसके क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस ऑफ, मतलब हर टॉपिक है ईच टॉपिक। और डाइवर्सिटी पढ़ेंगे, वर्क प्लेस पे किस तरह के वहाँ पे एनवायरनमेंट रहता है, नेचर रहता है, डेमोक्रेटिक है, ये किस तरह की वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक वर्क प्लेस पे जो भी वातावरण है या जो भी चीज़ें उसके साथ में इंक्लूड है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही कि इस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड है। तो सबसे फर्स्ट है डाइवर्सिटी एट वर्क प्लेस। अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि डाइवर्सिटी है क्या। हम जैसे बोल रहे हैं कि डाइवर्सिटी एट वर्क प्लेस, तो इसका हमें पहले मीनिंग पता होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू, अगर हम जॉश के अकॉर्डिंग देखें, तो कंपनीज दैट एम्ब्रेस डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजिंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ देयर बिजनेस स्टैटिस्टिकली आउट परफॉर्म देयर पीयर्स। कि जैसे कि देखोगे आप किसी भी आउट परफॉर्म पे, मीन्स हमारे जो वर्क प्लेस है वहाँ पे बहुत सारे पीयर्स काम करता है। पीयर्स कौन होते हैं? जैसे कि हमारे सबॉर्डिनेट हो गए, हमारे साथ काम करने वाले दूसरे एम्प्लॉय हो गए, तो ये सारे हमारे पीयर्स कहलाते हैं। तो उनके साथ हम जो काम कर रहे हैं, हमारे अंदर जो जो एक्सपेक्टेशन है या एक्सपेक्ट करते हैं चीज़ों को, ये सारी चीज़ें किसी भी कंपनी में वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। डाइवर्सिटी एट वर्क प्लेस इज़ अ ग्रोविंग फेनोमिनन इन कंपनीज वर्ल्ड वाइड। कि जैसा कि आपको पता है, जो डाइवर्सिटी है वो हर एक वर्क प्लेस पे काफ़ी ज़्यादा फैली हुई चीज़ है, या बोल सकते हैं काफ़ी घटित होने वाली घटना ये है। तो इससे क्या है कि वर्क प्लेस पे तरह तरह के वातावरण क्रिएट होते हैं। इट मीन्स रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग, अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टिंग, वैल्यूइंग डिफरेंस, प्लेसिंग पीपल। किसका मतलब है कि एक फर्म के अंदर किस तरीके से पर्सन को रिक्रूट करेंगे, उनको भर्ती करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, एक्सेप्टिंग करेंगे तरह तरह की चीज़ों को। तो रिक्रूटिंग पीपल फ्रॉम डाइवर्जेंट बैकग्राउंड टू वर्क इन अ कॉर्पोरेट स्पेस इज कॉल्ड वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। तो अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझ ले, तो एक वर्क प्लेस पे किस तरीके के लोगों को रिक्रूट किया जा रहा है, उनका बैकग्राउंड क्या है, या काम के अकॉर्डिंग उनका बैकग्राउंड कैसा है, मीन्स उनका नॉलेज जो है वो किस तरीके का है, उनका जो जॉब है वो किस तरह का है, मतलब दोनों का आपस में किस तरह से कनेक्शन है, एक दूसरे से डिफरेंट कैसे। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम एक नाम दें तो वो कहते हैं, उसे हम कहते हैं वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। उसके बाद में इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती है। जेंडर हो गया, एज हो गया, हमारे जितनी भी हमारी एबिलिटीज़ हो गया, या एजुकेशन बैकग्राउंड, पर्सनैलिटीज़ हो गया, स्किल हो गया, एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। साथ ही साथ नॉलेज बेसिस हो गया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। मतलब हम कह सकते हैं कि वर्क प्लेस डाइवर्सिटी में इन सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है कि एक फर्म के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय का किस तरीके से सेटअप किया जाता है, उनको किस तरीके से एक जॉब के अकॉर्डिंग रखा जाता है, उनका बैकग्राउंड, उनकी नॉलेज, इन सारी चीज़ों को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। दैट इज कॉल्ड वर्क प्लेस डाइवर्सिटी।
अब हम देखेंगे कि किस तरीके से इनका आपस में कनेक्शन रहता है। देखो ये जो टॉपिक है थोड़ा सा मैंने इसको स्किप कर दिया है, क्योंकि आपको क्या है, वो जो पीछे वाले जो टॉपिक मैंने जो स्किप किया वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं था, मतलब है, अगर आप पढ़ भी लोगे तो इट्स ओके, बट थोड़ा सा आगे करते हैं हम, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि है बेनिफिट ऑफ वर्क प्लेस डाइवर्सिटी, कि एक वर्क प्लेस डाइवर्सिटी से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, किस तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी फर्म के लिए एक जो वर्क फोर्स डाइवर्सिटी है वो किस तरीके से हेल्पफुल है, किस तरीके उसको लाभ मिलते हैं। तो फर्स्टली देखो, वर्क प्लेस डाइवर्सिटी हैज़ इंसेंटिव्स वाइड एंड स्प्रेड अक्रॉस ऑल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, कि वर्क फोर्स डाइवर्सिटी के अंदर हमारे इंसेंटिव्स काफ़ी वाइड रहते हैं, काफ़ी स्प्रेड रहता है, मतलब फैला हुआ चीज़ काफ़ी बड़े स्तर पर रहता है, जो कि किसी भी बिजनेस के सारे एस्पेक्ट को, ऑपरेशन को इसके अंदर इंक्लूड करता है। इसके साथ ही कुछ इसके बेनिफिट दे रखा है, वन बाय वन इनको हम कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इसका ए पार्ट है न्यू पर्सपेक्टिव्स। इसका मतलब है डाइवर्सिटी ब्रिंग पर्सपेक्टिव्स, कि जितने भी बिजनेस के अंदर पर्सपेक्टिव्स होते हैं उनके बीच में किस तरीके की डाइवर्सिटी है। व्हेन ए कंपनी हायर एम्प्लॉय फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, नेशनलिटीज, एक्सपीरियंस, स्किल सेट एंड कल्चर्स, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब कंपनियां किसी को भी भर्ती देती है तो ये देखती है कि उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका जो एक बोल सकते हैं कि कौन से नेशन से या कौन से देश से, कंट्री से, स्टेट से वो बिलोंग करते हैं, उनके एक्सपीरियंस को चेक किया जाता है, उनके स्किल को देखा जाता है, उनके कल्चर को देखा जाता है। मतलब ये सारी चीज़ें एक जॉब के लिए या किसी भी भर्ती के लिए सारी चीज़ों को एक तरीके से देखा जाता है, या इनके साथ में ही किसी भी पर्सन को कंपेयर किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में, बेटर डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्प करता है। साथ ही साथ अगर कोई आइडिया है उसके चेंजमेंट में, या बोल सकते हैं सारी चीज़ें, डाइवर्सिटी काफ़ी हेल्प करता है एक वातावरण को सही तरीके से चलाने में, या बोल सकते हैं सारे चेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए सारी जो पर्सपेक्टिव है ये क्रिएट करती है डाइवर्स वर्कफोर्स को। मीन्स न्यू पर्सपेक्टिव का अगर हम इसको दूसरे तरीके से समझें तो जैसे कि देखो, अगर एक कंपनी, हम ऐसे बात करते हैं कि मान लो हम एक फर्म के अंदर हम एज अ ओनर वर्क कर रहे हैं, या हमारा एक कंपनी है, फर्म है, तो उसके अंदर जब हम किसी को भी भर्ती पे लेते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जॉब किस टाइप का है और हमें किस टाइप के पर्सन चाहिए उसके लिए। मतलब कि अगर उसके लिए ना पढ़े लोग हैं तो क्या वो उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, या हमें काफ़ी स्किलफुल पर्सन चाहिए, या हम बोल सकते हैं कि हमें इस तरह के बैकग्राउंड वाले पर्सन ही चाहिए, या इस तरह के कल्चर वाले ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या ये सारी चीज़ें हमारे पर्सपेक्टिव बन जाते हैं कि एक बिजनेस के अंदर इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, और वो सारी जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे बन जाते हैं न्यू पर्सपेक्टिव्स। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। जो इसका सेकंड पॉइंट है वो है वाइडर टैलेंट पूल। वाइडर टैलेंट पूल में हम ये देखते हैं जैसे कि डाइवर्सिटी एक्ट एज अ मोटिवेटर टू एम्प्लॉय फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड। जैसे कि आपको पता है किसी भी वर्क प्लेस पे तरह तरह के एम्प्लॉयज़ रहते हैं जो कि अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। जैसे कि किसी का बैकग्राउंड अलग रहता है, किसी का अलग रहता है। तो अगर हम देखा जाए तो एक ऑर्गेनाइजेशन में तरह तरह के कल्चर के पीपल रहते हैं, मतलब एम्प्लॉय रहते हैं, तो लेकिन वो सारे मिलके अपने मेन ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करते हैं। लेकिन ये जो देखा जाए, अगर उसमें बीच हम बात करें डाइवर्सिटी की, तो देखोगे आप जितने भी एम्प्लॉय है वो क्या चाहते हैं कि हमें ऐसा जॉब मिले जिसमें उनको जैसे 9 to 5 जॉब मिले, या उनका जो उनका रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है या उनका जो ग्रोथ है, उनको चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, फील करना, मतलब ये सारी चीज़ें वो एक तरीके से फील करते हैं या महसूस करते हैं। किसी के लिए वो काफ़ी टफ रहता है तो किसी के लिए काफ़ी ईजी बन जाता है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो बताती है कि किस तरीके से, जैसे एक पुल में देखोगे उसमें काफ़ी लार्ज अमाउंट में पानी रहता है, सेम वैसे जो एक पुल है जहाँ पे वाइडर टैलेंट है, मतलब मल्टीपल लोग हैं, एम्प्लॉय है, जिनके पास में अलग अलग टाइप की स्किल है और सभी अपने अपने स्किल को यूज़ करके मेन ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने का पूरा एक तरीके से प्रयास करते हैं। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें एक डाइवर्सिटी को क्रिएट करता है, जिससे क्या है, कई बार देखोगे कि जितने भी पीपल है वो क्या चाहते हैं कि उनको जॉब में तरह तरह की सुविधाएं मिले, लेकिन जो फर्म है वो उस तरह की नहीं दे पाती है। क्यों? क्योंकि उनका जो डाइवर्सिटी है वो अलग है। दैट्स वाई दोज कंपनी, मतलब कुछ कंपनी इसलिए रहती है कि उनका जो डाइवर्सिटी है दैट अट्रैक्ट अ वाइडर रेंज ऑफ कैंडिडेट, क्योंकि वो जो क्या है उनके अंदर इस तरीके से उनका जो वर्क प्लेस है वो ऐसा प्रोग्रेसिव रहता है, या इन फ्यूचर इस तरह के उनको देखने को बेनिफिट मिलते हैं कि वो उसके अंदर जो है लार्ज अमाउंट में
कैंडिडेट को वो अट्रैक्ट करती है। मीन्स तरह तरह के जो एम्प्लॉय है वो उस कंपनी में, उस फर्म में, उस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि वो जो है वहाँ पर एक वाइडर टैलेंट का एक पुल बना हुआ है। इस वजह से ये क्या है, ये डाइवर्सिटी को क्रिएट करता है। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉय एक्सीलेंस। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि आप देखोगे फर्म के अंदर किसी भी वर्क प्लेस पे जो हमारा परफॉर्मेंस है गो हैंड इन हैंड होता है। इस लाइन का मतलब है कि मैनेजमेंट का काम आज कोई और देख रहा है, कल कोई और देखेगा। कल कहने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल कल ही चेंज कर देंगे। मीन्स कुछ मंथ कोई और कर रहा है, कुछ साल कोई और कर रहा है, देन उसके बाद कोई और कर रहा है। तो इस तरीके से जो ये प्रोसेस है ये चलता ही रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ वर्क एनवायरनमेंट वेयर एम्प्लॉयज सी ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वैरायटी ऑफ कल्चर्स, बैकग्राउंड, वेज ऑफ थिंकिंग, कि तरह तरह के एम्प्लॉयज़ है किसी भी पर्यावरण में, किसी भी फर्म के अंदर। मतलब कहने का मतलब है जो जॉब प्लेस है जहाँ पे तरह तरह के एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, बैकग्राउंड अलग है, लोगों की थिंकिंग अलग है। ये सारी चीज़ें मिलकर एक तरीके से एम्प्लॉय का जो है एक एक्सीलेंस को क्रिएट कर देता है, या जो परफॉर्मेंस है उसको तरह तरह के लोगों से मिलके उसको काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या बताती है, ये सारी चीज़ें एक डाइवर्सिटी को क्रिएट करता है। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉय का एक एक्सीलेंस है, उनका तरह तरह के उनके बीच में मैनेजमेंट का काम हो रहा है, उनके वेज ऑफ थिंकिंग को लेके, या उनके स्किल को लेके, या उनकी जो मोटिवेशन का एक तरीका है, उनको सभी को इसके अंदर इंक्लूड करते हुए अपने जो मेन पर्पस है उसको कंप्लीट किया जाता है। देन उसके बाद है इंक्रीज प्रॉफिट। जैसे कि आपको पता है तरह तरह के सर्चेज होते हैं, स्टडीज़ किए जाते हैं, उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे एथिकल और रेशनल मैनेजमेंट जो है हमारे किसी भी वर्क प्लेस पे हमारे डाइवर्सिटी को डाउन एंड अप करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या करती है, हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करती है, हमारे फाइनेंशियली काफ़ी बेनिफिट मिलता है ऑर्गेनाइजेशन थ्रू नॉट जस्ट मोर एम्प्लॉय बट मोर कस्टमर एंड इन्वेस्टर्स, कि ये सारी चीज़ें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइनेंशियली या प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा बेनिफिट नहीं रहती है जितना उसके पास एम्प्लॉय की तुलना में ज़्यादा कस्टमर हो, ज़्यादा इन्वेस्टर्स हो। तो क्या है, अगर कंपनी का जो डाइवर्सिटी है वो काफ़ी पॉजिटिविटी में है, मीन्स उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिलने की संभावना है, या बिल्कुल रियल लाइफ में या बोल सकते हैं रोज़ की दिनचर्या में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट वाला है, तो उससे क्या होता है हमारे ज़्यादा ज़्यादा कस्टमर बनते हैं, हमारे इन्वेस्टर्स बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे इंक्रीज प्रॉफिट में काफ़ी हेल्प करते हैं। उसके बाद है न्यू बिजनेस प्रोस्पेक्ट। जैसे कि आपको पता है कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर में तरह तरह के लैंग्वेज है, बैरियर आ जाते हैं। बैरियर कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि आप देखोगे एक बिजनेस है जो इंटरनेशनल लेवल पे चला गया है, तो दोनों के बिजनेस में मतलब कि मान लो इंडिया का कोई कंपनी है या कोई भी फर्म है जो कि किसी दूसरे देश में अपना सामान बेचता है, माल बेचता है या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो यहाँ के लोग का कल्चर अलग है, लैंग्वेजेस अलग है। जहाँ पे हमने सर्विसेज को प्रोवाइड किया, अपने प्रोडक्ट को बेचे, वहाँ का कल्चर डिफरेंट है। तो कई बार क्या हो जाता है कि हमारी चीज़ें, हमारे लैंग्वेज उनको समझ नहीं आता है, और कई बार जस्ट इनके अपोजिट हो जाता है, मीन्स उनको हमारी चीज़ें, हमारे लैंग्वेज, हमारे कल्चर उनको समझ नहीं आता है। तो कई बार क्या है, ये सारी चीज़ें बिजनेस में काफ़ी बैरियर क्रिएट कर देते हैं। या अगर आप बैरियर के बारे में ज़्यादा डीपली पढ़ना चाहते हो तो इसी चैनल पे आपको कम्युनिकेशन का एक प्लेलिस्ट बनाया, वहाँ पे हमने इसको काफ़ी डीपली डिफाइन किया। यहाँ पे हम बस थोड़ा सा इसको रिलेट करते हुए बात करेंगे कि यहाँ पे बैरियर्स आ जाते हैं, जो कि बैरियर्स क्या करते हैं हमारे कम्युनिकेशन में या हमारे लेन देन में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि बिजनेस में तरह तरह की डाइवर्सिटी को क्रिएट कर देता है। तो एक जो बिजनेसमैन है उसे क्या करना पड़ता है, अपने तरह तरह के रणनीतियों का यूज़ करके इस डाइवर्सिटी से ओवरकम होना पड़ता है, या एक स्टैंड लेना पड़ता है, ताकि बेटर तरीके से अपने आप को परफॉर्म कर सके, अपने परफॉर्मेंस को बेटर तरीके से दूसरों के सामने प्रेजेंट कर सके। तो ये सारे एक बिजनेस के अंदर प्रोस्पेक्ट बन जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यू बिजनेस प्रोस्पेक्ट। उसके बाद है फाइट साइकोलॉजिकल बाइसेस। जैसे कि आपको पता है लोगों की एक मानसिक स्थिति अलग अलग तरह के रहते हैं, सभी लोगों की थिंकिंग, उनका कल्चर, उनकी कम्युनिटीज़, उनके सोशल चीज़ें, ये सारी चीज़ें डिफरेंट टाइप के रहते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे साइकोलॉजिकल एक तरीके से बैरियर लेके आ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को फाइट करना पड़ता है, मीन्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी फर्म को या एक ऑनर को इन सारी चीज़ों से एक तरीके से फेस करते हुए आगे बढ़ना होता है। तो जो डाइवर्सिटी है ये इन चीज़ों में काफ़ी हेल्प करता है, बेनिफिट करता है किसी भी फर्म को, ना सही फाइनेंशियली रूप से बल्कि उनको एक कंपनी के कल्चर को मेनटेन करने में, इंक्रीजमेंट करने में ये सारी चीज़ें उसको हेल्प करता है। साथ ही साथ वो एम्प्लॉयज़ के बिलीफ को, उनके एक्शन में, एक्सटर्नल
हो गया, इंटरनल हो गया, मतलब उनके कंपनी से जिस तरीके से बाहरी और आंतरिक एक तरीके से रिलेशन बना हुआ है, उनको कोऑर्डिनेट करते हुए या बोल सकते हैं कि उसको बनाए हुए रखते हुए, फेस करते हुए सारी चीज़ों को अपने फेवर में लेके प्रॉफिट क्रिएट किया जाता है, साथ ही साथ सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ा जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो डाइवर्सिटी है वो हमारे फाइट साइकोलॉजिकल बाइसेस में काफ़ी हेल्प करता है। इम्प्रूव कंपनी कल्चर, इससे क्या है कंपनी के कल्चर में काफ़ी इम्प्रूव होता है। जो मेंबर्स है उनका ऐसा नहीं है कि अपने अपने कल्चर को लेके ज़्यादा एक तरीके से उसका संगठन बनाए या किसी भी तरीके से अपने कल्चर को ना ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं ना, जैसे किसी वर्क प्लेस पे होता है कि अपने कल्चर को लोग ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, तो उस तरीके की प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं रहता है। जो डाइवर्सिटी है उसके थ्रू यहाँ पे काफ़ी ईजी तरीके से सारे काम किए जाते हैं। लोगों में या एम्प्लॉयज़ में ये भावना नहीं रहती कि हम अपने एथिक्स को, अपने गोल्स को या अपने ही कल्चर को ज़्यादा बढ़ावा देंगे, या मतलब इस तरीके का कोई भी एक भेदभाव टाइप में नहीं रहता है। तो ये जो डाइवर्सिटी है ये इम्प्रूव करता है कंपनी के कल्चर को। क्रिएटिविटी में हेल्प करता है, इनोवेशन में, लोगों को एक तरीके से स्किल में या बोल सकते हैं उनको जो काम करने में काफ़ी हेल्प करता है, उनके कॉलीग्स के साथ, उनके बैकग्राउंड एक्सपीरियंस, वर्किंग स्टाइल, इन सारों में काफ़ी ज़्यादा उनको हेल्प करता है। उनके कम्युनिकेशन में को काफ़ी बेटर तरीके से प्रोवाइड करता है, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें हमारी डाइवर्सिटी है जो कि हमें हेल्प करता है इन सारी चीज़ों को फेस करने में या इन सारी चीज़ों से ओवरकम होने के लिए। देन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन एट वर्क प्लेस। मीन्स मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे कि जो डाइवर्सिटी है उसके अंदर एक वर्क प्लेस पे किस तरीके से प्रेजेंट रहता है। जैसे कि आपको पता है, हैविंग डाइवर्सिटी इन वर्क फोर्स रिक्रूटमेंट इज़ नॉट इनफ, कि एक डाइवर्सिटी होना ही किसी वर्क प्लेस के रिक्रूटमेंट के लिए काफ़ी इनफ नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। एक बिजनेस का कल्चर हो गया, बिहेवियर हो गया लोगों का, या एम्प्लॉयज़ का एक जो सिस्टम तरीका है जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, लोगों के बैकग्राउंड हो गए, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो गया, डिस्कशन हो गया, सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, जिसको हम बोलते हैं कि किसी भी फर्म का या वर्क प्लेस का किस तरीके से उनका डाइवर्सिटी है। तो एक तरीके से बस डाइवर्सिटी के अंदर इन सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है कि किस तरीके से जो हमारे एम्प्लॉय है वो काम कर रहे हैं, उनको रिक्रूट किस तरीके से किया जाता है, उनके भर्ती का प्रोसेस क्या है, या वो उनके बीच में कल्चर, बैकग्राउंड, स्किल, इन सारी चीज़ों को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डेवलप वर्कफोर्स इंक्लूजन एट वर्क प्लेस, कि किसी भी वर्क प्लेस पे एक हमारा जो वर्क फोर्स होना चाहिए वो किस तरीके से डेवलप होता है, मीन्स इसके जो बेनिफिट है वो किस तरीके से वर्क करता है। तो इसके बाद में पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे, क्योंकि पॉइंट के थ्रू क्या है वो चीज़ ज़्यादा क्लियर होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है एक्सेस टू रिसोर्स। जैसे कि पता है आपको, गिव एम्प्लॉय द सपोर्ट नेसेसरी एक्सेस टू रिसोर्स, कि जितने भी एम्प्लॉय है उनका जो सपोर्ट है वो किसी भी रिसोर्सेज को एक्सेस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, या बोल सकते हैं इसकी बहुत ज़्यादा नीड है, नेसेसरी चीज़ है, बिल्कुल आवश्यक, बिल्कुल ज़रूरत वाली चीज़ है, क्योंकि एम्प्लॉय के थ्रू ही हम क्या करते हैं, अपने रिसोर्सेज को एक्सेस करते हैं, उसके थ्रू सारे काम करते हैं, कंप्लीट करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, और सारे काम को, अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करते हैं। तो ये क्या है, हमें हेल्प करता है एक्सेस टू रिसोर्सेज के लिए। उसके बाद है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन के द्वारा हम बड़े बड़े बोल सकते हैं डिसीजन लेते हैं, अपने डिसीजन मेकिंग को काफ़ी पॉजिटिव में लेके जाते हैं। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे जो इफेक्टिव एक तरीका होना चाहिए कॉस्ट को, उसको लेके चलते हैं कि किस तरीके से कम कॉस्ट को लगा के ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव तरीका से अपने काम को कंप्लीट कर सके। हमारा इवैल्यूएशन कैसा होना चाहिए, हमारा वेट कैसा होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग में ये सारी चीज़ों को एक तरीके से डिस्कस किया जाता है। और साथ ही साथ कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ रही है तो इन सारी चीज़ों में उसको साथ ही साथ हेल्प करता है। तो ग्रुप डिस्कशन जो है इन सारी चीज़ों में काफ़ी हेल्प करता है, इम्प्लीमेंट को लाने में, चेंजेस करने में, मतलब कह सकते हो ओवरऑल हर काम को कंप्लीट करने के लिए ग्रुप डिस्कशन के थ्रू सारी चीज़ों को हैंडल किया जाता है, सेट किया जाता है। उसके बाद है लर्निंग कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। इसका मतलब है कि जैसा कि आपको पता है एम्प्लॉयज़ हमेशा ये फील करते हैं कि उनके सामने जो भी अपॉर्चुनिटी आएगा वो उनको काफ़ी डेवलप करेगा, उनके करियर को काफ़ी एडवांस तरीके से एक तरीके से क्रिएट करेगा, क्योंकि हर एम्प्लॉय चाहता है जिस भी जॉब पे वो काम कर रहा है इन फ्यूचर उसको काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो, काफ़ी ज़्यादा एडवांस करियर हो बन सके। मतलब देखो सबका ड्रीम रहता है, अगर वो किसी भी जॉब में जा रहा है तो उसका ये एक तरीके से ड्रीम रहता है कि वो अपने जॉब फील्ड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा एक प्लेस ले सके, अपना जो एक पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, दोनों में अच्छे तरीके से बैलेंस कर सके। मतलब सभी का एक ड्रीम रहता है, एक तरीके से कंफर्ट में आदमी चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमें एक तरीके से लर्निंग में या बोल सकते हैं कि हमें एक मोटिवेट होने में काफ़ी हेल्प करता है। अब जैसा कि पता है आपको, विदाउट लर्निंग एंड डेवलपमेंट एज अ की कंपोनेंट ऑफ इंक्लूजन एंड बॉर्डर कंपनी वैल्यूज़, कि
विदाउट लर्निंग क्या है, एक डेवलपमेंट में एक बॉर्डर बन जाता है। क्योंकि अगर हमारे पास लर्निंग नहीं है, हमारे अंदर डेवलपमेंट नहीं है, या हम डेवलपमेंट करना ही नहीं चाहते, लर्निंग करना ही नहीं चाहते, तो वो क्या चीज़ें हमारे इन फ्यूचर में या हमारे ड्रीम के बीच में बॉर्डर ला देती है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे ग्रोथ को, हमारे इनोवेशन को लिमिट कर देता है, कि हमारे इन फ्यूचर बढ़ने के चांसेस को कम कर देता है। तो ये क्या है, जो हमारे डाइवर्सिटी है, इन चीज़ों को लड़ने में, या बोल सकते हैं इनको डेवलप करने में काफ़ी हेल्प करता है। देन उसके बाद है कोलैबोरेट एनवायरनमेंट। इसके अंदर क्या है कि जैसे कि आपको पता है, व्हेन टीम फील अ स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ कनेक्शन बिटवीन ईच अदर, कि जब हमारे कंपनी के अंदर या जहाँ पे भी हमारा वर्क प्लेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, फर्म है, कि वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉय है वो क्या है, आपस में उनका जो कनेक्शन है वो इस तरीके से बना रहता है कि आपस में वो स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। मीन्स वो ऐसा सोचते हैं या फील करते हैं कि हम एक ग्रुप है, हम एक टीम है, जिसको मिल के किसी भी ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना है, अपने गोल को अचीव करना है। तो इससे क्या होता है, उनका जो स्ट्रेंथ है वो यूटिलाइज होता है, उनका जो स्किल है वो इंडिविजुअल या हर एक स्टेप पे स्किल जो उनका डेवलप होता है, साथ ही उनको सक्सेस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे एनवायरनमेंट को कोलैबोरेट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। देन उसके बाद लास्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कि जिसमें हम देखेंगे कि रेड्रेसल मैकेनिज्म कैसे किया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि एक हमारे किसी भी काम को डिस्क्रिमिनेशन में या हरासमेंट में, जैसे बोल सकते हैं कि एक वर्क प्लेस पे हो जाता है कभी कि ऐसा टाइम आ जाता है जब जो एम्प्लॉय है वो अच्छा फील नहीं करते हैं, या अपने आप को एक तरीके से कमी महसूस करते हैं कि ये चीज़ें हमसे नहीं हो पाएगा, या किसी भी तरीके से नेगेटिव फील करते हैं। तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कोई कमी क्रिएट कर देता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो क्या है, जो डाइवर्सिटी है वो इन सब चीज़ों से उसको लड़ने में या उसको फेस करने में उसको हेल्प करता है। व्हेन एम्प्लॉयज़ कैन स्पीक आउट देयर कंसर्न, पॉजिटिव सिग्नल्स अबाउट द कंपनीज आर सेंट अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन दैट कव सच केसेस इन फ्यूचर। तो जब भी एम्प्लॉय आपस में बात करेंगे पॉजिटिविटी में, उनके जो आपस में सिग्नल, एक तरीके से देखो ये जो लाइन होता है ना, ये अपने पीछे एक मीनिंग छोड़ता है। जैसे यहाँ पे बोला है पॉजिटिव सिग्नल, अब पॉजिटिव सिग्नल का मतलब कुछ और नहीं, ये अपने पीछे बहुत सारे वर्ड को एक तरीके से डिनोट करता है कि आपस में एम्प्लॉय के बीच में एक पॉजिटिव सिग्नल बना रहता है, जिसके थ्रू उनके काम को पॉजिटिव तरीके से कंप्लीट किया जाता है। अवेयरनेस प्रोग्राम सेंसिटिविटी, कि जैसे कि हमारा जो एक पर्यावरण है, अगर हमारी कंपनी बड़ी हो तो वो फ़ॉरेन तक पहुंच जाती है, मीन्स दूसरे देशों तक काम करने लग जाते हैं। तो इसके बीच में क्या हो जाता है, जो हमारे प्रोग्राम है वो काफ़ी सेंसिटिव हो जाते हैं, तो उनके बीच में अवेयरनेस, मतलब कि हमारा एक बोल सकते हैं कि फील्ड जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा सावधान होना चाहिए, क्योंकि हर एक स्टेप पे हमें सोच समझ के काफ़ी काम करने पड़ते हैं। क्योंकि कई बार जो है, अगर हम सोच समझ के अपने स्टेप को नहीं लेते हैं तो वो इन फ्यूचर हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमें बताते हैं कि किस तरीके से अपने प्रोग्राम की सेंसिटिविटी को हमें सही तरीके से मेंटेन रखना, अवेयरनेस के साथ ही सारे काम को कंप्लीट करना है। इमोशनल मोटिवेशन, कि जैसे कि पता है आपको, एम्प्लॉय सेंस ऑफ बिलोंगिंग एट देयर ऑर्गेनाइजेशन कैन अफेक्ट देयर लेवल ऑफ इंटेंट टू स्टे एट देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर वेलबींग, एंगेजमेंट एंड ओवरऑल सक्सेस इन देयर रोल्स। कि जितने भी एम्प्लॉय है वो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, वो उनके लेवल को, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में जो भी उनका एक लेवल है उसको वो स्टे करता है, साथ ही साथ उनके जो एक सक्सेस में, उनके रोल में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, उसको जो इमोशनली उसको मोटिवेट करता है, मोटिवेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये थे हमारे डाइवर्सिटी से रिलेटेड कुछ टर्म थे। जो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है डेमोक्रेसी एट वर्क प्लेस, कि जिस तरीके से हमने इसके पॉजिटिव तरीके से देखा, अब देखेंगे कि डेमोक्रेटिक एक पर्यावरण कैसे रहता है किसी भी वर्क प्लेस पे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसके बारे में। अब एवेल्यूएशन में क्या है, जैसे कि आपको पता है, डेमोक्रेसी मीन्स अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बाय विच द एंटायर पॉपुलेशन गवर्न थ्रू एन इलेक्टेड पर्सनल। जैसे कि आपको पता है, डेमोक्रेटिक वातावरण में क्या होता है कि एक गवर्नेंस होता है जिसके अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है वो किसी एक को इलेक्ट करता है, मीन्स अपना एक नेता चुनता है, जिसके अंदर क्या है कि सारे एक वोटिंग के थ्रू उसको चुनाव किया जाता है, मीन्स कि कौन हमारा नेता होगा या कौन हमारा नेतृत्व करेगा। तो ये जो एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं एवेल्यूएशन।
तो इसके अंदर क्या किया जाता है कि एक वोटिंग के थ्रू हम किसी को ऑनर बना लेते हैं। वो क्या करता है, अपने तौर तरीके से या अपने स्किल का यूज़ करके एक वर्क प्लेस पे एक तरीके से कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि वो सारी चीज़ों को चेक करेगा, सिस्टम को सही तरीके से मेंटेन रखेगा, अपने परफॉर्मेंस को, एम्प्लॉय के सेटिस्फेक्शन को, या बोल सकते हैं कि कंपनी के अंदर जो भी काम हो रहा है, जो भी हमारी प्रोडक्टिविटी है या जो भी हमारी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है, उन सभी को मेंटेन रख के, उन सभी को सही तरीके से रिसोर्सेज का बेटर तरीके से यूज़ करके सारे काम को कंप्लीट करना होता है। तो ये हमारा आ जाता है एवेल्यूएशन के अंदर। इसके अंदर जैसे कि आपको पता है, दीज में वेरी वाइडली अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन साइज, टाइप, ऑब्जेक्टिव एंड वर्क कल्चर ऑफ द बिजनेस। कि किसी भी बिजनेस में, किसी भी वर्क प्लेस पे आप देख सकते हो कि चाहे वो छोटा ही बिजनेस क्यों ना हो, बट उसका जो साइज़ है, उसका जो टाइप है, उसके जो ऑब्जेक्टिव है, काफ़ी बड़े रहते हैं, काफ़ी वाइडली रहता है, क्योंकि छोटे से छोटे बिजनेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा वर्क रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक बोल सकते हैं कि काफ़ी लंबा प्रोसेस बना देता है किसी भी काम को कंप्लीट करने में, या किसी भी ऑब्जेक्टिव को एक तरीके से अचीव करने में काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से वहाँ पे क्रिएटिविटी इस तरीके कर देते हैं कि काफ़ी कठिन हो जाता है काम। तो वहाँ पे एक पर्सन ऐसा भी होना चाहिए जो कि सिस्टम को संभाल सके। इसी तरीके से किसी भी फर्म में मैनेजमेंट को का काम जो है इसी के लिए मैनेजर के द्वारा कंप्लीट किया जाता है, या अगर छोटा बिजनेस है तो ओनर के द्वारा भी कर लिया जाता है। तो लेकिन कहने का मतलब कोई ना कोई तो एवोल्यूशन करेगा ना, कोई ना कोई तो नेतृत्व करेगा ही, कोई ना कोई हमारा नेता रहेगा ही। जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको कौन सेटिस्फाई करेगा, कौन उनके काम को कंप्लीट करेगा, कौन उनको समझाएगा, एम्प्लॉय का जो टर्नओवर है उनको कौन मेंटेनेंस करेगा। तो ये सारे जो चीज़ें हैं उसको हम इंक्लूड करेंगे डेमोक्रेसी में, कि किसी भी वातावरण में, किसी भी वर्क प्लेस पे एक डेमोक्रेसी ग्रो करेगा, जिसमें एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को, एम्प्लॉय के सेटिस्फेक्शन को, एम्प्लॉय टर्नओवर को क्रिएट किया जाएगा, उनके परफॉर्मेंस को बेटर तरीके से कंप्लीट किया जाएगा। तो यहाँ पे एक फिगर देख सकते हो आप, जिसमें दे रखा है डेमोक्रेसी एट वर्क प्लेस। किस किस तरीके की जो पॉइंट है इसके अंदर इंक्लूड रहता है, जैसे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि सभी को अधिकार रहेगा इन्फॉर्मेशन को लेने का और देने का। राइट टू स्ट्राइक, कि अगर कोई गलत चीज़ें हो रहा है उसके अगेंस्ट में वो स्ट्राइक भी कर सकते हैं, मतलब उसके खिलाफ भी वो लड़ सकते हैं, मतलब स्ट्राइक पे जा सकते हैं वो। तो इस तरीके के अधिकार एक वातावरण में रहता है जिसको हम बोलते हैं डेमोक्रेसी एट वर्क प्लेस। उसके बाद है वर्क प्लेस असेंबली। जिस तरीके का आप सारे पॉइंट देख सकते हो, ये सारी चीज़ें डेमोक्रेसी वातावरण को क्रिएट करते हैं। देन उसके बाद है कि एक जो वर्क प्लेस पे जो डेमोक्रेसी वातावरण है वो बेनिफिट कैसे मिलता है, कि ये जो हम बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी, बट डेमोक्रेसी जो एक एनवायरनमेंट है, एक पर्यावरण है, वो किसी वर्क प्लेस के लिए बेनिफिट कैसे है। तो पॉइंट के थ्रू इसको भी समझते हैं, क्योंकि पॉइंट के थ्रू चीज़ें ज़्यादा तरीके से क्लियर होती है, क्योंकि उसके थ्रू 10 चीज़ें हमें एक चीज़ को रिलेट करने में, समझने में हेल्प करता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक बेनिफिट, कि देखो किसी भी फर्म में, किसी भी वर्क प्लेस पे अगर डेमोक्रेसी वातावरण है, मीन्स वहाँ पे कोई नेतृत्व करने वाला है, चीज़ों को इफ़ेक्टिव तरीके से, सही तरीके से परफॉर्मेंस करने वाला कोई पर्सन है, तो वो क्या करेगा, एक बिजनेस के ग्रोथ में हेल्प करेगा। अगर बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है तो वो देश का हेल्प करेगा कहीं ना कहीं। देखो जो बिजनेस है वो एक किसी कंट्री के अंदर ही है, तो बिजनेस में जो भी प्रॉफिट है उसका कुछ ना कुछ हिस्सा जो कंट्री के डेवलपमेंट में भी जाता ही जाता है। अगर आप बिजनेस के बारे में और डीपली पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगी चीज़ें। तो वो क्या है, इकोनॉमिक बेनिफिट में हेल्प करता है। तो एम्प्लॉय की जितने भी पार्टिसिपेशन है, उनका जो एक इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि वो इन्वॉल्व है हर एक काम में, उनके बीच में जो भी काम हो रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है, उनकी असेबिलिटी है, उनके सेटिस्फैक्शन, ये सारी चीज़ें एक पर्यावरण में, ये बोल सकते हैं कि एक बिजनेस में काफ़ी हेल्प करता है। अब बिजनेस हेल्पफुल होगा, उसमें प्रॉफिट होगा, तो वो देश के विकास में, इकोनॉमिक बेनिफिट में भी काफ़ी अपना एक हिस्सा उसमें देगा, या बोल सकते हैं कि उसको एक हेल्प प्रोवाइड करेगा, उसको डिसीजन मेकिंग में, या बोल सकते हैं हर काम को इफेक्टिव तरीके से करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। देन सेकंड पॉइंट है लीडरशिप स्किल। जैसे कि आपको पता है कि डिसीजन मेकिंग जो है हमारा रूटीन का काम है, मतलब कि कंपनी के अंदर जितने भी मैटर्स होते हैं उनको डेली लाइफ में, या कुछ डिसीजन स्पेशल भी हो जाते हैं, कुछ डिसीजन हमारे नॉर्मल भी रहते हैं जो कि डेली लाइफ में यूज़ किए जाते हैं। तो ये सारे क्या है, एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उनकी अकाउंटेबिलिटी को, उनके स्किल पर डिपेंड हो जाता है। तो साथ ही साथ ये क्या है, लीडरशिप स्किल क्या करेगा, एम्प्लॉय के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, उनके अकाउंटेबिलिटी को, उनके स्किल को डेवलप करने में, इन्हेंस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दिया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, उनके परफॉर्मेंस को, हर चीज़ को प्लानिंग के थ्रू कंप्लीट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि वो उनके लीडरशिप को, स्किल को काफ़ी ज़्यादा डेवलप करेगा। देन उसके बाद है इन लाइन विद बिजनेस एथिक। इट इज़ अ एथिकल कंडक्ट ऑन द पार्ट ऑफ बिजनेसेस
टू इन्वॉल्व मेंबर फॉर द डिसीजन मेकिंग टू हेल्प देम वॉइस देयर कंसर्न ओपिनियन व्यूज़। कि जैसे कि आपको पता है बिजनेस का जो एक एथिक है वो बिजनेस के कंसर्न को बताता है, उसका ओपिनियन को, उनके व्यूज़ को शो करता है कि जो कंपनी है उनका जो एक नैतिक मूल्य है वो किस तरीके का है। तो ये चीज़ें क्या है, इंक्रीज़ करेगा, दीज इंक्रीज एम्प्लॉय मोरल, उनके जो मोरल को हेल्प करेगा, ये बोल सकते हैं उनको इंक्रीज़ करेगा, ताकि उनका जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो हो सके। और जब पर्सनल डेवलपमेंट होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स किसी भी पर्सन का अगर उसका पर्सनल स्किल डेवलप रहता है तो वो उसके बिजनेस में, उसके ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट अपने आप ही प्रोवाइड कर देता है। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। देन उसके बाद है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, कि डेमोक्रेसी के थ्रू क्या किया जाएगा, एक नेता होगा जो कि इनोवेशन में, क्रिएटिविटी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इतना स्किल है कि वो दूसरे पर्सन के स्किल को डेवलप कर सके, उनके बीच में इनोवेशन को ला सके, क्रिएटिविटी को ला सके और सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सके, उनके जो एम्प्लॉय उनको स्मार्ट बना सके या उनको सेल्फ मोटिवेटेड बना सके, या बोल सकते हैं कि उनको हर तरह से एक हेल्प प्रोवाइड कर सके, उनके स्किल को डेवलप कर सके, उनको काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में एक तरीके से मोटिवेट कर सके, पॉजिटिव तरीके से काम को कंप्लीट करने में उनको हेल्प दे सके, एक डायरेक्शन दे सके। तो ये सारी चीज़ें क्या उनके इनोवेशन में, उनकी क्रिएटिविटी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। इसके साथ ही ये हमारा जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वे टू डेवलप वर्क प्लेस डेमोक्रेसी। तो इस वाले पॉइंट को आप अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे, क्योंकि जैसा कि आपको पता है थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ की वजह से आज की इस क्लास को बस इतना ही रखते हैं। अपने नेक्स्ट टॉपिक को अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आई होप आपको जितना मैंने आज करवाया आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। अगर आपको कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, कोई भी कन्फ्यूज़न आ रहा है, तो आप वीडियो को एक बार रिपीट कर ले। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे। अगर आप वीडियो के एंड तक बने हुए तो थैंक यू सो मच, एंड मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को। तो आज के लिए बस इतना है। अगर वीडियो पसंद आए, आपके कॉन्सेप्ट जो क्लियर हुए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंड स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में।